शोक सभा चल रही थी। रघुवंशी जी बहुत अच्छे आदमी थे। अचानक दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। उनकी उम्र कोई बहुत ज्यादा नहीं थी, अभी तो वह जवान थे, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हो गया। खैर, होनी को कोई नहीं टाल सकता। मौत एक बिन बुलाए मेहमान की तरह होती है, कभी भी किसी को भी आ सकती है। साथियों, उनके मृत्यु की अंतिम क्रिया चल रही थी और सभी एकदम उदास और सहमे बैठे हुए थे कि तभी अचानक उनका बेटा विराज जोर से हंसता हुआ सीधा अंदर की तरफ भागा। इस बीच कहीं ठोकर लगने की वजह से वह गिर भी जाता है, लेकिन एक ही सेकंड में वह उठ खड़ा हुआ और भागता हुआ सीधा अंदर की तरफ चला गया। किसी को भी उस बच्चे का यह रवैया समझ में नहीं आया कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया होगा। वह लड़का अंदर की तरफ गया तो था, लेकिन जब वो बाहर आया तो एक कांच की बोतल लेता हुआ आया, सीधा अपने ताऊ जी के पास गया और कहने लगा, ताऊ जी, पिताजी का जहां क्रियाक्रम होगा इसको वहीं दफना दीजिएगा। ताऊ जी ने कहा, लेकिन बेटा तुम ऐसा क्यों कह रहे हो विराज? ये मैं आपको नहीं बता सकता, बस जितना कहा है उतना कर दीजिएगा, वरना हम सबको बहुत भारी पड़ेगा। विराज अभी सिर्फ 12 साल का लड़का था, छोटी उम्र में उसकी इतनी बड़ी बातें किसी को भी हजम नहीं हो रही थी। बस इसी वजह से उसके ताऊ ने उसके सामने हाँ में हाँ तो मिला दिया। लेकिन उस कांच की बोतल को अपने बेडरूम में रखकर अपने भाई के अंतिम संस्कार के लिए चले गए। उधर शमशान में अंतिम संस्कार चल रहा था और ठीक उसी तरफ खड़े हुए वह लड़का चुपचाप खड़ा खड़ा कांपता रहा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वह किसी से बहुत ज्यादा डर रहा हो। खैर, अंतिम विधि खत्म हुई और फिर सभी लोग अपने अपने घर लौट गए। वो दिन सबके लिए बेहद ही उदास भरा था। रात हुई और रात के ठीक 1 बज रहे थे कि अचानक ताऊ जोर जोर से चिल्लाने लगे। ऐसा लग रहा था कि उनकी सांसें फूल रही हों। कोई उनके गर्दन पर सवार होकर शायद उनका गला दबा रहा था। विराज की उनके कमरे में जाने की हिम्मत नहीं हुई। शायद वह हिम्मत जुटा ही नहीं पा रहा था। बस वह बाहर से खड़ा खड़ा खिड़की से सब कुछ अंदर होता देख पा रहा था। दुख की बात तो यह थी कि कुछ ही देर बाद उसके ताऊ जी की भी मौत हो गई। घर के सब लोग जब तक वहां पहुंचे तब तक ताऊ जी मर चुके थे। एक ही दिन में दो मौत। अगली सुबह एक बार फिर से उनके घर के बाहर मातम की स्थिति छाई थी। सभी लोग रो रहे थे। पिछले 1 महीने में 4 लोग इसी परिवार के मारे जा चुके थे। अब नहीं मालूम कि इस घर में और कितनी मौतें लिखी जानी थीं। देखा जाए तो एक तरह से परिवार खत्म ही हो चुका है। खैर, क्रिया के दौरान पंडित विराज को उसके ताऊ के कमरे से जाकर उनके पुराने कपड़े और धोती लाने को कहते हैं। जैसे ही विराज ताव के कमरे में जाता है तो उसकी नजर उस कांच की बोतल पर पड़ जाती है। उसे देखकर वह तो मानो जैसे कांप उठता है। वह अंदर अंदर सिसक कर बैठा होता है। बहुत लोगों की आवाज लगाने के बावजूद भी जब विराज बाहर नहीं आता तब सबके सब अंदर जाते हैं। उस वक्त पंडित विराज को जैसे छूता है तो उसको बहुत तेज झटका लगता है कि इस लड़के को शराब लगा हुआ है। इसके साथ कुछ तो ऐसा जरूर हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। पंडित की बात सुनकर घर के सभी लोग परेशान हो जाते हैं। सबके सब पंडित जी से हाथ जोड़कर उसको बचा लेने की विनती करते हैं, जिसके बाद पंडित कहता है यह मामला गंभीर है। घाट की दूसरी तरफ एक बहुत ही बलवान तांत्रिक रहता है जो ऐसी क्रियाओं का महारथी है। अगर हम उसे किसी तरह यहाँ तक लेकर आए तो शायद कुछ हो सकता है। वह घराना पैसे वाला था, इसीलिए तांत्रिक को बहुत सारी चीजें भेजी गई और किसी तरह अगली रात उसे बुला लिया गया। दाह संस्कार के बाद उसी अर्धरात्रि को एक बड़ा सा यज्ञ हुआ। उसमें घर के कुछ सदस्य और वह पंडित साथ ही विराज भी था। करीब 1 घंटे के बाद अचानक आग के लावे बड़ी तेजी से ऊपर की तरफ उछलने लगे। जैसे जैसे आग बढ़ने लगी, विराज का शरीर भी बदल रहा था। उसका शरीर इंसान से हैवान के रूप में बदलने लगा था। नाखूनों से लेकर हाथ पैर तक सब कुछ बढ़ रहे थे। चेहरा कंकाल की तरह होता चला गया। वो बिल्कुल एक शैतान की तरह बन चुका था। उसी वक्त वह जोर जोर से चिल्लाता है और गुर्राता हुए काटना शुरू कर देता है। तांत्रिक गुस्से में कहता है कि बैठ जा, वरना तुझे ऐसी योनि में भेजूंगा कि फिर तुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी।
तांत्रिक अपने कमंडल में से कुछ पानी के छींटे शैतान की तरफ फेंकता है, जिससे कि वो अचानक शांत हो जाता है। उसके मंत्रों की जाप की वजह से लड़के का शरीर धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है और कुछ ही समय बाद वह लड़का पहले की तरह ही दुबला पतला सा होकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद तांत्रिक कहता है कि जिस शैतान को हम बाहर खोज रहे थे वह हमारे बीच ही है और वह और कोई नहीं बल्कि खुद यह लड़का है। तांत्रिक की यह बातें सुनकर मानो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसके बाद तांत्रिक ने कहा कि इस घराने का एक राज है जो बहुत कम लोगों को पता है। रघुवंशी जी ने काली विद्या के नाम पर दौलत और शोहरत मांगी थी। उन्हें बेशुमार दौलत और शोहरत तो मिली, लेकिन अफसोस उन्हें इस सब चीजों के बदले अपने बेटे विराज का सौदा करना पड़ा। यही कारण था कि इस लड़के के अंदर जन्म से ही एक शैतान पलने लगा। तभी तो पैदा होते ही सबसे पहले इसने अपनी मां की जिंदगी खा ली और जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती रही तो इसकी भूख और ज्यादा तेज हो गई। हाल ही बीते कुछ समय में जितनी मौतें हुई हैं उसका जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि इसके अंदर पल रहा शैतान है। यह सारी बातें सुनने के बाद विराज के चाचा कहते हैं, तो क्या बाबा हमारे घर के जिन लोगों की मौत हुई है वह किसी और ने नहीं बल्कि विराज ने किया है? तांत्रिक ने कहा, हाँ, सूरज ढलने के बाद इसके अंदर परिवर्तन होना शुरू हो जाता है और अर्ध रात्रि तक पहुंचते पहुंचते यह एक शैतान में बदल जाता है। उस वक्त यह वही करता है जो शैतान इसे करने के लिए कहता है। चाचा ने कहा, तो बाबा इससे बचने का कोई उपाय तो होगा? तांत्रिक ने कहा, वो कांच की बोतल, वही बोतल जिसको हमेशा के लिए दफन करना होगा। दरअसल उस शैतान का एक अंश उस कांच की बोतल में कैद है। अगर उसे किसी भी तरह जलती चिता के साथ जला दिया जाए तो शायद सब कुछ ठीक हो सकता है। चाचा ने कहा, तो क्या इसके लिए हमें शमशान जाना होगा और किसी जलती हुई चिता में इस बोतल को रख देना होगा? तांत्रिक, हाँ, यह बिल्कुल संभव है, लेकिन याद रहे कांच की बोतल जलने तक वही रुकना है। लेकिन एक बात और, इसके बारे में विराज को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। खैर, रात के ठीक 12 बज रहे थे जब दरवाजे पर एक दस्तक हुई। इस दस्तक ने घर के सभी लोगों की नींद खोल दी। सबसे पहले विराज के चाचा की वो उठे और दरवाजा खोलने आगे बढ़े। दरवाजा खोलने के साथ ही अचानक से उनकी एक तेज चीख निकली, क्योंकि जैसे ही दरवाजा खुला सामने अमरेंद्र खड़ा था और यह वही शख्स है जिसकी आज अर्थी उठी थी, जिसके साथ उस बोतल को रखा गया था। नहीं मालूम वो जिंदा कैसे हो गया। बस यही बात विराज के चाचा को समझ नहीं आ रही थी। उसी वक्त उनके दिमाग में तांत्रिक की बात याद आई। उसने कहा था कि इस बात का पक्का जरूर कर लेना कि वह कांच की बोतल नष्ट हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो बोतल जिस लाश के बगल में रखी होगी वह जिंदा हो जाएगा, जो कि तुम्हारे परिवार के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। इसके बाद उस रात उस घर से बहुत चीखें एक साथ सुनाई दी। आज पड़ोस में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई वहां जाकर देख सके। नहीं समझ आया। इसके ठीक अगली सुबह उनके घर के बाहर लाशों का ढेर लग चुका था। सारे के सारे परिवार वाले मारे जा चुके थे, लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि वह कांच की बोतल अभी भी उसी पलंग के बाजू में रखी थी। शायद कहानी बहुत ही जल्द एक बार नया मोड़ लेगी। इसी तरह की रोमांच भरी और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपके हर कमेंट्स को लाइक जरूर करूंगा। धन्यवाद।